वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 28 अप्रैल 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ग्लो लेटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के बारे में है, यानी कि ग्लोबल लेटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। लगभग दुनिया की 30 कंट्रीज एक साथ आ रही हैं, जहां पर वो आपस में एक पार्टनरशिप क्रिएट करेंगे मरीन प्लास्टिक लिटर को टैकल करने के लिए। समंदर में जो कचरा फेंका जाता है उसे हैंडल करने के लिए। देखिए, समंदर में बहुत सारा कचरा हमारे द्वारा फेंका जाता है। देखिए, इस समंदर को हमने कितना खूबसूरत बना दिया है कचरा फेंक कर। अब आप बताइए कि क्या ये जो कछुआ है वो इस गिलास से पानी पीने वाला है? ये गिलास समंदर में कर क्या रहा है? और ये टूथब्रश किसका है? कुल मिलाकर मजाक चल रहा है, कहीं भी कुछ भी फेंक दिया। और ये व्यक्ति भी कम कलाकार नहीं है, शाइन बोर्ड लेकर गए हैं टूथब्रश ढूंढने के लिए समंदर में। खैर, मुद्दे की बात यह है कि इस कचरे को कम तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो मरीन इन्वायरमेंट है, मरीन बायोडाइवर्सिटी है, वो खतरे में पड़ेगी। ये इनिशिएटिव, ये जो पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है, ये लॉन्च किसने किया है? आईएमओ और एफएओ ने मिलकर लॉन्च किया है। आईएमओ मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और एफएओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे जो है वो इनिशियल फंडिंग कर रही है, बाद में बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो भी फंडिंग करेंगे, ताकि हम दुनिया भर में इस कचरे को कम कर सकें। ठीक है, काम क्या किया जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो दुनिया भर में बहुत सारे शिप्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जाते हैं, समटाइम्स लोगों को भी। फिशिंग सेक्टर में बहुत सारे शिप्स वर्क कर रहे हैं, जहाज या छोटी जो नावें हैं वो काम कर रही हैं। उन सबको इस तरीके से मदद करनी है हमें ताकि वो लो प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो। इस गोल को अचीव करने के लिए जो कंट्रीज हैं उन्हें हेल्प की जाएगी कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑप्ट करें, प्रिवेंशन, रिडक्शन और कंट्रोल करें मरीन प्लास्टिक लिटर का अपने अपने सेक्टर्स में, स्पेशली ट्रांसपोर्ट और फिशिंग सेक्टर में। 30 देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। सिग्निफिकेंस की बात यह है कि जो एक मार्पोल कन्वेंशन है उसमें जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उनके साथ कंप्लायंस को प्रमोट किया जाएगा। मार्पोल कन्वेंशन क्या है अभी समझेंगे। एट द सेम टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गोल नंबर 14 में यह कहा गया है कि हम मरीन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। अब ऐसे तो प्रोटेक्ट नहीं होगा जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, कचरा हमें कम करना पड़ेगा। उसके लिए देशों को एक साथ मिलकर तो आना पड़ेगा। मार्पोल की बात करें तो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स, इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये है, ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, मरीन इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से हमें बचाना है। एट द सेम टाइम जो एक्सीडेंटल कॉज की वजह से पोल्यूशन हो जाता है, ऑयल स्पिल हो गया, केमिकल स्पिल हो गया, हमें उससे भी मरीन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। 2 नवंबर 1973 को इसे अडॉप्ट किया गया था आईएमओ के द्वारा, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। मार्पोल कन्वेंशन का सिग्नेटरी इंडिया है। इसमें देखिए टोटल 6 टेक्निकल एनेक्सेस हैं, जहां पर अलग अलग फील्ड में पोल्यूशन को रोकने की बात की गई है। लाइक एनेक्स 1 में ऑयल पोल्यूशन की बात की गई है, एनेक्स 2 में जो नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, कुल मिला के आप सामान्य भाषा में केमिकल कह लीजिए, उसको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसके स्पिल का भी खतरा रहता है। हार्मफुल जो सब्सटेंस सी में पैकेज फॉर्म में कैरी किए जा रहे हैं एनेक्स 3 में, एनेक्स 4 में शिप से जो सेवेज निकलता है, एनेक्स 5 में शिप से जो गार्बेज निकलता है, और एनेक्स 6 में जो शिप से एयर पोल्यूशन होता है, उन सभी को रोकने की बात की गई है। आईएमओ की बात करें तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, 1948 में बनाई गई थी। सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं इंटरनेशनल शिपिंग की। एट द सेम टाइम शिप से जो पोल्यूशन निकलता है उसके प्रिवेंशन की भी बात करते हैं। हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स के बारे में है। यहां पर बात गवर्नमेंट की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। इंडिया को भी 49th रैंक पर रखा गया है इस इंडेक्स में। चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, जो कि एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कहां पर है? सिंगापुर में है। वो इस रैंकिंग को रिलीज करते हैं। 104 देशों को क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में उनकी गवर्नमेंट कैपेबिलिटीज के बेसिस पर। 50 ओपन डेटा पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पर इवैल्यूएशन किया जाता है। एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करें तो 7 पिलर्स होते हैं जिनमें ये पूरा इवैल्यूएशन होता है। लीडरशिप एंड फोरसाइट, रोबस्ट लॉ एंड पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल स्टीवर्डशिप यानी कि फाइनेंशियल आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, अट्रैक्टिव मार्केट प्लेस, आपका देश कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है इन्वेस्टमेंट के लिए, ग्लोबल इन्फ्लुएंस और रेपुटेशन कैसी है, और देश दूसरे देशों की मदद कितना करता है। इन सभी पैरामीटर्स को आधार बनाकर इवैल्यूएशन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल है। अगर आप रैंकिंग देंगे और बताएंगे कि नहीं, आपके यहाँ जो गवर्नमेंट अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है, तो फिर लोग इंसेंटिवाइज होंगे कि हाँ, जो कंट्रीज हैं वो और अच्छी तरीके से अपना गवर्नमेंट देखें। एट द सेम टाइम
ये एडवाइजरी वर्क भी करते हैं, रिसर्च एंड ट्रेनिंग पे भी वर्क करते हैं। ये जो टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स हैं वो भी शेयर करते हैं कंट्रीज़ के साथ कि अगर आपके यहाँ का गवर्नमेंट मैकेनिज्म अच्छा नहीं है तो आप उसे कैसे अच्छा कर सकते हैं, एडवाइस वगैरह भी दे देते हैं, तो बढ़िया बात है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं 2021 के इंडेक्स में क्या निकल के आया। 10 जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उसमें से 7 तो यूरोप की ही हैं। बाकी की 3 कंट्रीज़ जो टॉप 10 में अलग अलग रीजन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एशिया से सिंगापुर, ओशिनिया से न्यूजीलैंड और अमेरिका से कनाडा। 10 की 10 कंट्रीज जो हैं वो हाई इनकम कंट्रीज हैं जिन्हें वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया है। इंडिया का परफॉर्मेंस 49th रहा है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते बट ठीक है, इंडिया कोशिश अच्छी कर रहा है। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट के बारे में है। लद्दाखी स्टूडेंट्स को बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिले, इसके लिए इंडियन आर्मी ने ये एक इनिशिएटिव लिया है, लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस, ये इस इनिशिएटिव का नाम है। इसमें उन्हें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ट्रेन करेंगे ताकि वो आगे जाके अच्छा कर सकें। इंडियन आर्मी के बिहाफ से फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने कुछ एमओयू साइन किए हैं 2 एंटिटीज के साथ। एक तो है एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और दूसरा है नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नीडो। इसकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है ये कानपुर बेस्ड एनजीओ है, इसने भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मन बनाया है। एम ये है कि बेटर ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाए उन स्टूडेंट्स को लद्दाख के जो डिसएडवांटेज्ड हैं, जिनके पास अच्छी एक्सेसिबिलिटी नहीं है एजुकेशन के लिए। फायर एंड फ्यूरी कॉप्स की बात करें जो ये काम कर रहे हैं, ये इंडियन आर्मी का एक कॉप है जो कि आर्मी के उधमपुर बेस्ड नदन कमांड का हिस्सा है। 14 कॉप्स हैं जो कि कारगिल और लेह के आसपास मिलिट्री डिप्लॉयमेंट में रहते हैं। ये चाइना पाकिस्तान फ्रंटियर्स पे इंडिया को सिक्योर करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर को गार्ड करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है, तो उन्होंने एक बेड़ा और उठाया है कि कुछ एजुकेशन में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो फायर एंड फ्यूरी कॉप्स जो इंडियन आर्मी के हैं, एचपीसीएल और नीडो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी मदद से ये जो पूरा मैकेनिज्म है वो ऑप्ट किया जाएगा। फर्स्ट बैच में 45 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 20 गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट से। उन्हें जेई और नीट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा। ठीक है, जो हमारा अगला आर्टिकल है वो प्रोजेक्ट दंतक के बारे में है। प्रोजेक्ट दंतक अभी अपनी डायमंड जुबली सेलिब्रेट कर रहा है भूटान में। इस प्रोजेक्ट को 1961 में स्टार्ट किया गया था भूटान में। किसने स्टार्ट किया था? इंडिया और भूटान की गवर्नमेंट ने मिलकर। उस समय वहां के जो तीसरे राजा थे और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, दोनों लोगों ने मिलकर इसे लॉन्च किया। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर था कि भूटान में इंफ्रा को डेवलप किया जाए, रोड्स, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और जो बाकी लैंडमार्क इंफ्रा है उसे भूटान में डेवलप करने की जिम्मेदारी प्रोजेक्ट दंतक के जरिए इंडिया ने ली थी। नोडल एजेंसी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ को बनाया गया था। क्या अचीवमेंट्स रही अभी तक प्रोजेक्ट दंतक के तहत बीआरओ की? प्रोजेक्ट दंतक ने सबसे पहला प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट किया था 1968 में, जहां उन्होंने समद्रुप जोंखर को त्राशिगैंग से कनेक्ट किया। देखिए, इंडिया के जो बॉर्डरिंग इलाके हैं उनको भूटान के इंटीरियर से कनेक्ट किया जा रहा था। देखिए, ये है समद्रुप जोंखर और ये है त्राशिगैंग, अगर मैं गलत प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं तो। इन दोनों लोकेशंस को, यहां पर पेन ले लेता हूं मैं, ये दोनों लोकेशंस को कनेक्ट किया गया। ये पहली अचीवमेंट रही। उसी साल यहां पर देखिए फिनशोलिंग, ये जो लोकेशन है बॉर्डरिंग, इसको थिम्पू से कनेक्ट किया गया। तो काफी ज्यादा कनेक्टिविटी पे वर्क किया गया इस प्रोजेक्ट के तहत। एट द सेम टाइम पारो एयरपोर्ट बनाया गया, हाईवेज, टेलीकम्युनिकेशन, हाइड्रो पावर इंफ्रा, और यहां पर सेरुपशे कॉलेज, कांगलुंग और इंडिया हाउस एस्टेट, ये सब बनाया गया। सब कुछ आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस सामने है तो देख लीजिए एक बार। मेडिकल और एजुकेशनल फैसिलिटीज जो दूर दराज के इलाकों में स्टैब्लिश की गई प्रोजेक्ट दंतक के तहत, वो इन इलाकों में पहली थी जिनको इंडिया की तरह वहां पर कंस्ट्रक्ट किया गया। एट द सेम टाइम प्रोजेक्ट दंतक के तहत फूड आउटलेट भी चलाए जाते हैं। फेमस तख्ती कैंटीन चलती हैं जहां की समोसे और जलेबियां बहुत फेमस हैं। अगर कोई व्यक्ति यहां से फ्यूनशॉलिंग से थिम्पू जा रहा है तो वो यहाँ पर जो फूड आउटलेट्स हैं उन पर जरूर रुकता है और खाता पीता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साहेल के बारे में है। चाड, जो कि फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, वो इस समय इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स से लड़ने के लिए एक प्राइम आउटपोस्ट बना हुआ है। यह है अफ्रीका का मैप और यहां पर है चाड। ये पहले फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी। फ्रांस अभी भी स्ट्रांग है साहेल रीजन में। साहेल रीजन का ये पूरा मामला क्या है, फ्रांस यहां कर क्या रहा है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर बात करते हैं साहेल रीजन के बारे में। देखिए, 2014 के आसपास कई सारे जो आतंकवादी संगठन हैं वो एक्टिव होने लगे साहेल रीजन में।
प्राइमरली अल कायदा और ISIL ये चाड में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे और वहां की गवर्नमेंट के प्रभाव को कम करने लगे थे। फ्रांस को चिंता हुई। फ्रांस ने अपनी फोर्सेस को भेज दिया 2014 में 1 अगस्त को चाड में, जहां पर उन्होंने इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ लड़ाई शुरू की और चाड के एक बहुत बड़े हिस्से को इससे फ्री भी किया। लेकिन फ्रांस को यह समझ में आ गया कि वो अकेले साहेल रीजन में, ये जो आपको पूरा शैडोड रीजन दिख रहा है, ये साहेल रीजन है, वो इसे इन आतंकवादी संगठनों से फ्री नहीं करवा पाएगा। तो उसने अपनी कुछ और फॉर्मर कॉलोनीज को एक साथ इकट्ठा किया। 5 देश एक साथ आए। ये जो ब्लैक डॉटेड कंट्रीज हैं, ये वो 5 देश हैं: मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड तो था ही, और बुर्किना फासो। इन पांचों को इकट्ठा मिलाकर G5 साहेल कहा जाता है, क्योंकि ये साहेल रीजन की कंट्रीज हैं। लगभग 5000 फोर्सेस फ्रांस की भी आई। ये सभी लोग मिलकर 2014 से ही अभी तक लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। वहां पर जो भी आतंकवादी संगठन हैं या फिर इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स हैं, उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है। इनफैक्ट 2020 तो काफी खराब रहा। अभी चाइना ने भी ऑफर किया है कि वो 1000 सोल्जर्स अपने भेजेंगे इस साहेल रीजन में स्टेबिलिटी के लिए। खैर, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे कुछ खास मदद नहीं मिलेगी। बात करते हैं साहेल रीजन के बारे में। अफ्रीका के नॉर्थ में सहारा है, आपको पता है, और यहां सेंट्रल अफ्रीका में आपको मिलता है सूडानियन सवाना, जहां पर आपको कुछ हरे पेड़ और हरे ग्रासलैंड्स मिल जाते हैं। लेकिन अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि सहारा के मरुस्थल के बाद सीधे आपको हरी घासें और फिर हरे हरे पेड़ मिलने लग जाएंगे। कोई एक ट्रांजिशन जोन तो होगा ना। एग्जैक्टली वही ट्रांजिशन जोन साहेल है। साहेल के रीजन में बहुत कुछ खास मरुस्थल तो नहीं है, लेकिन आपको एक ड्राई क्लाइमेट मिलता है, जहां पर आपको स्रब लैंड मिलते हैं, कुछ ड्राई ग्रासेस मिलती हैं। सेमी एरिड क्लाइमेट है कुल मिलाकर आप कहें तो। अटलांटिक ओशन से रेड सी के स्ट्रेच तक ये फैला हुआ है। ये जो शैडोड रीजन है, ये साहेल का रीजन है। कई सारे देश इसमें आते हैं, लाइक सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, सदर्न सूडान, साउथ सूडान, इरिट्रिया, इथियोपिया। कुछ कंट्रीज का बहुत छोटा हिस्सा साहेल में आता है, बट आता है, और कुछ कंट्रीज का बहुत बड़ा हिस्सा साहेल में आ जाता है, जो आप इस मैप में देख सकते हैं। ये सारी बातें साहेल के बारे में। हमारा अगला आर्टिकल आर्मीनियन जीनोसाइड के बारे में है। प्रेसिडेंट यूएस के जो हैं, जो बिडेन, वो तैयारी कर रहे हैं कि वो आर्मीनियन जीनोसाइड को फॉर्मली एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद अप्रैल 24 को मार्क किया जाएगा रिमेम्बरेंस के तौर पे, यादगार के तौर पे आर्मीनियन जीनोसाइड के लिए। इससे सबसे ज्यादा समस्या किसको होने वाली है? टर्की को होने वाली है। हालांकि टर्की ने ये जीनोसाइड नहीं किया था, मैं आपको बता दूं, लेकिन टर्की को दिक्कत होती है। क्यों? ये जीनोसाइड किया गया था 1915 से 1922 के बीच में ऑटोमन एम्पायर के द्वारा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान थाउजेंड्स ऑफ आर्मीनियन को मारा गया, किल कर दिया गया, या वो भूख से मर गए या फिर उनको दूसरी जगहों पर डिपोर्ट किया गया। संख्या बताई जाती है 1.5 मिलियन, यानी कि लगभग 15 लाख लोग इस जीनोसाइड में मारे गए हैं। जो आर्मीनियन ओरिजिन के थे, वो या तो क्रिश्चियन थे या फिर ज्यूस थे। ऑटोमन एम्पायर मैप में देखिए, ऑटोमन एम्पायर अपनी पीक पर 3 कॉन्टिनेंट पे फैला हुआ था: एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका, मेडिटेरेनियन सी के चारों ओर। यह है वर्तमान का टर्की, जो कि सेंटर हुआ करता था उस समय ऑटोमन एम्पायर का। ऑटोमन एम्पायर के कोलैप्स हो जाने के बाद जो उसकी लिगेसी मिली, वो मिली टर्की को। जैसे यूएसएसआर के कोलैप्स हो जाने के बाद उसकी लिगेसी रसिया को मिली, वैसे ही ऑटोमन एम्पायर की जो लिगेसी है वो टर्की के पास है। तो अगर ऑटोमन एम्पायर के किए गए किसी भी काम के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तो उसे टर्की अपने ऊपर लेता है। देखिए, ये टर्की है वर्तमान का, और यहां पर है अर्मीनिया। आज अर्मीनियंस यहां पर रहते हैं, बट एक समय था, ये जो शैडोड रीजन आप देख रहे हैं, अर्मीनियंस इन सभी जगहों पर फैले हुए थे। लेकिन उस जीनोसाइड में बहुत बड़ी संख्या में इनको मारा गया और इन्हें कंपेल किया गया कि वो इस रीजन के बाहर यहां पर आकर इस छोटे से आउटस्कर्ट में कॉन्सेंट्रेट हो जाएं। आर्मेनियन जीनोसाइड को लेकर जो टर्की है वो हमेशा नर्वस रहता है और पूरी कोशिश करता है कि कोई भी देश इसे रिकॉग्नाइज ना करे। हालांकि दुनिया के कई सारे देश आर्मेनियन जीनोसाइड को रिकॉग्नाइज करते हैं और अब अमेरिका भी इसकी तैयारी कर रहा है। यहां पर देखिए 1 मिलियन आर्मेनियंस की बात की गई है, बट ये संख्या 1.5 मिलियन यानी कि लगभग 15 लाख थी। अगर यूएसए आर्मेनियन जीनोसाइड को रिकॉग्नाइज करता है तो टर्की के ऊपर कुछ खास लीगल इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन एक तो एम्बेरसमेंट होगी टर्की की, दूसरा कुछ और देश इंसेंटिवाइज होंगे कि वो आर्मेनियन जीनोसाइड को रिकॉग्नाइज करें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सिंगल क्रिस्टल कंपोनेंट के बारे में है। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स टेक्नोलॉजी के जरिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स तैयार किए हैं, 60 ब्लेड्स की सप्लाई की गई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल को, उनके हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। हेलीकॉप्टर का जो इंजन है उसमें इन प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत ही हाई क्वालिटी प्लेट्स होते हैं ये। देखिए, जो हाई क्वालिटी फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके इंजन बहुत मजबूत होते हैं।
वो जो मजबूत इंजन होते हैं, उनके भीतर जो प्लेट्स इस्तेमाल की जाती हैं उस इंजन को बनाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर फेस करते हैं। उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। वो जो प्लेट्स होती हैं, वो मजबूत हों इसके लिए ज़रूरी है कि उनके भीतर कहीं भी कोई भी कंपोनेंट बेसिस पर वीकनेस ना हो। इसके लिए कोशिश ये की जाती है कि वो पूरी प्लेट एक सिंगल अलॉय से बनी हो, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई जोड़-तोड़ ना हो। लेकिन ये काम आपको जितना आसान समझ में आ रहा है, उतना आसान नहीं होता। सिंगल अलॉय या सिंगल क्रिस्टल प्लेट को बनाने की टेक्नोलॉजी दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। हालांकि डीआरडीओ के पास ये कैपेबिलिटीज है। वो अभी 300 प्लेट्स बनाने वाले हैं ऐसी 5 सेट्स में, जिसमें से 60 प्लेट्स का पहला सेट एचएएल को दिया जा चुका है। अब इसमें देखिए जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनका स्ट्रेटजिक और डिफेंस एप्लीकेशन होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं जिसके लिए स्टेट ऑफ आर्ट सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब है कि इंडिया ने अपने पास जो कैपेबिलिटी है उससे इसको तैयार किया है। कॉम्प्लेक्स शेप एंड ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। निकल बेस्ड सुपर अलॉय का इस्तेमाल किया जाएगा या किया जा रहा है इस प्लेट का इस्तेमाल करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, दुनिया के बहुत कम देशों के पास ऐसी तकनीक है जिनके जरिए वो बहुत ही मजबूत सिंगल क्रिस्टल ब्लेड बना सकते हैं, जैसे कि यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और इंडिया भी अब इस कैपेबिलिटी के साथ इक्विप्ड है। देखिए जो जेट के इंजन्स होते हैं उनमें ये जो प्लेट्स आप देख रहे हैं, ये प्लेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन्हीं को बनाने के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इनके साथ दिक्कत क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपने एक सांचा लिया और उस सांचे में आपने एक अलॉय भरा, जैसे यहां पर निकल सुपर अलॉय का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब उस अलॉय को आप इस सांचे में डालेंगे, तो जब ये अलॉय ठंडा होगा तो ब्लेड बनेगी। तो सारा का सारा अलॉय एक साथ ठंडा नहीं होता, पहले बाहर के हिस्से ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, और फिर अंदर का हिस्सा ठंडा होता है। तो इस तरीके से कई सारे क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं इस ब्लेड में, और ये जो बाउंड्रीज हैं ये वीक होती हैं। जब इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या फिर प्रेशर फेस करना पड़ता है तो ये इन्हीं बाउंड्रीज से क्रैक कर जाते हैं, टूट जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। शुरुआती दौर में 1960s के दौर में तो जो डिफेंस के फील्ड में इंडस्ट्रीज वर्क कर रही थी उन्हें इसका सोल्यूशन ही समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या। बाद में उन्होंने एक प्लान बनाया कि अगर हम इस प्लेट को तुरंत ठंडा कर दें तो ये क्रैक्स कम बनेंगे। तो उन्होंने नीचे से इनर कूलिंग मैकेनिज्म ऑप्ट किया। जब ये ठंडी होने लगती है प्लेट तो उसे अचानक से ठंडा करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जब आप नीचे से ये मैकेनिज्म ऑप्ट करते हैं तो फिर कुछ वर्टिकल क्रैक्स क्रिएट होते हैं। ये क्रैक्स हालांकि ये पहले की तुलना में तो ज्यादा मजबूत हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी ये कमजोर है। उन्हें जरूरत थी एक ऐसे प्लेट की जिसमें कहीं कोई क्रैक ना हो। ये वाली ये बनाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए एक तकनीक इस्तेमाल की गई जिसमें जो भी प्लेट्स थी उनके नीचे इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर ऐड कर दिया गया। अब जब अलॉय भरा जाता है तो वो नीचे तक आता है। इसमें जब कूलिंग की जाती है तो जो क्रैक्स क्रिएट होना शुरू होते हैं वो यहां से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इन टर्न्स पर आने के बाद ये जो क्रैक्स मेकिंग मैकेनिज्म है वो टूट जाता है और फिर ये जो ऊपर का पूरा हिस्सा है ये एक सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में इसे अलग कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने ये जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स हैं उनको बनाने की शुरुआत की है और इससे अच्छे और मजबूत इंजन्स बनाए जा सकते हैं। यहां पर देखिए जो कुछ स्टेटमेंट है आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। आईएमओ स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है यूनाइटेड नेशंस की। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस इसे रिलीज करता है। साहिल साउथ अमेरिका में है। लद्दाख इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट हॉलिस्टिक ट्रेनिंग देगा लद्दाखी यूथ को। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। जवाब कहां देना है, कमेंट बॉक्स में। पीडीएफ कहां मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे। लिंक कहां मिलेगा इसका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी सिंपली आप ओनली एज नथिंग एल्स सर्च कर लीजिएगा। यूट्यूब पे 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि यही चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज के इस सेशन में फिर यहीं पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।